हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तीन चैप्टर स्टार्टिंग के फिजिक्स के जो हमारे पास होंगे। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, थर्ड है मशीन्स। और उनसे रिलेटेड हमारे पास जो लास्ट 4 ईयर के जो कुछ एग्जाम के पेपर हुए थे उनसे जो क्वेश्चन आए हैं वो रिलेट करके देखेंगे कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट जितना शॉर्ट वीडियो हो सके उतना शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी है सिर्फ टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क की डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। बस ये एक डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है। फिर इसमें जो इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और जो डिस्टेंस होते हैं वो मीटर में मेजर किया जाता है। जब इसकी सीजीएस यूनिट आते हैं तो सीजीएस होती है डाइन सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर हम इसमें दोनों में रिलेशन पूछा जाएगा कि क्या होगा, जब इनमें रिलेशन पूछा जाएगा तो हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। और साथ में ये भी लर्न करना है 1 kgf मीटर इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन मीटर और 1 gf सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको बस ये याद रखना है कि जो इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वो होती है नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है वो होती है पॉजिटिव। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, बस आपको इस फर्स्ट पेज में सिर्फ ये करना है लर्न, और कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, जो हमारे पास है ये इससे रिलेटेड एग्जांपल। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स, उतना ही कम हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सारे एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। सबका कंक्लूजन जो यहाँ लिखा हुआ है वो जो भी क्वेश्चन आए, चाहे ये आए हमारे पास स्टेयरिंग व्हील का आए या स्पैनर का आए, कोई भी क्वेश्चन हो इसका आंसर यही, बस कंक्लूजन मैक्सिमम डिस्टेंस लेस एफर्ट और मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड, कपल की डेफिनेशन लर्न करनी है और इसकी एसआई यूनिट इसकी सेम होती है न्यूटन मीटर। बस इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास वो यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फ्रॉम अ फॉर्म अ कपल। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। मोमेंट ऑफ कपल सेम, आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। न्यूटन मीटर इक्विलिब्रियम होता है कि अब अगर किसी बॉडी पे दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और दोनों का जो उस पे रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो इस टाइप के बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिजल्टेंट ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। एक ये यहाँ पर जो है ये पॉइंट हो गया, और दूसरा हमारे पास ये द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग रोटेशन शुड बी जीरो। ठीक है, ये याद रखना है। इसी से हमें मिलता है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसी से हमारे होते हैं न्यूमेरिकल। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल इसी बेस फॉर्मूले से होते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में आते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब यहाँ से आते हैं, अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो डायग्राम के कुछ न्यूमेरिकल अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे पाइवोटेड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करना होता है, और ये हमारे पास जो वेट लग रहा होता है इससे मल्टीप्लीकेशन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो इनका सम हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक। और एक क्वेश्चन जो परेशान करता है बच्चों की कि उसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया होता, कि हमें बताता है एक एक मीटर रूलर बोल दिया गया है, तो उसकी लेंथ होती है 0 से 100, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक साइड पे मास लगा हुआ है और जो हमारा फिक्स फलक्रम लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं जो यूनिफॉर्म मीटर का सस्पेंडेड कहाँ पर सस्पेंड करेंगे, किस साइड सस्पेंड करेंगे, और नाइफ एज जो लगी हुई है वो 60 पे। तो आप ये समझिए कि अगर ये 60 पे है और इस साइड पे अगर हम कोई मास लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इसी साइड में आ जाएगी, क्योंकि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा होती है इसके हाफ पे और कहीं नहीं जाना। तो जस्ट उसके अपोजिट आप लगाएंगे वेट, और ये एज अ सेंटर ऑफ मास हमारा दूसरा वेट वर्क करेगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस उतना ही हमारे पास ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स। एक क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इसी से रिलेट करता है, चाहे से रीजनिंग का क्वेश्चन आए या ऐसे आए, ये सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा हमारे पास 0.9 मीटर, ए पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ये आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ सारे ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपको लर्न करना है कि इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्या है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके शेप पे डिपेंड करती है। अगर शेप चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि बॉडी के मटेरियल पे हो, वो मटेरियल के आउटसाइड भी हो सकती है, ये लिखा हुआ है। ठीक, इट इज नॉट नेसेसरी टू that the center of gravity always be within the material of the body। ठीक है, बस आपको ये लर्न करनी है, और ये टेबल आपको लर्न करनी है। थर्ड, हमारे पे ये पोर्शन पूरा का पूरा कैंसिल आउट है, नहीं आ रहा है, तो इससे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। और बस, तो हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इसमें हमें सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन लर्न करनी है, जो सबको पता है, और ये होता है अगर एफ और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही वर्क कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लर्न कर लेंगे। और ये हमारे पास जो अगर कोई एंगल दिया रहता है तो ये हो जाता है W इज टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारे पास थीटा कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर हमें मैक्सिमम वर्क चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वर्क तब मिलेगा जब हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 0, थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, तब हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। ठीक है, और मिनिमम वर्क हमें मिलेगा जब हमारे पास थीटा होगा 90 डिग्री। तो यहीं से एग्जांपल बनते हैं कि हमारे पास पुली है, वो वेट लेके चल रहा है, तो उसका वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि उसका जो वेट है वो हमारे पास उसके एफर्ट के 90 डिग्री एंगल पे बंधा होता है, इसलिए उसका वेट हमारे पास जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर उसका वर्क डन 0 हो जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि कोई भी अगर सर्कुलर मोशन कर रही होती है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो उसमें जो हमारे पास एंगल होता है उसका किसी भी पॉइंट पे बनता है वो 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो कोई भी एक सैटेलाइट होगी, वो अर्थ के राउंड में चारों तरफ घूम रही होगी, फिर भी उसका वर्क डन हमेशा कितना होगा 0। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है displacement of the body becomes 0, so the work done is a complete rotation is 0। ठीक है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनता है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हमारे पास यूनिट। यूनिट होती है हमारे पास इसकी जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल। वर्क हमारे पास होता है न्यूटन मीटर, बट ये न्यूटन मीटर और हमारे फर्स्ट चैप्टर में न्यूटन मीटर दोनों होते हैं, बट ये हमारे पास उसको हम जूल नहीं लिखते हैं। इसका रीजन है कि ये है एक स्केलर क्वांटिटी और वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। उसमें हमारे पास उसका डायरेक्शन मैटर करता है, और यहाँ पर इसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। इसी से हमारे पास दो डेफिनेशन है, 1 जूल की डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 1 अर्ग की। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है, और ये एक रिलेशनशिप लेके रखा है जो हमारे पास, और इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लें, और ये पूरा डेरिवेशन के लिए भी आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 10 की पावर 7 अर्ग, सेम वहां होता है 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, यहाँ पर होता है 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। पावर, पावर का होता है W/T, वर्क डन पर पर सेकेंड, ऐसे हम बोल सकते हैं सिंपल सा। तो यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन आई है P इक्वल्स टू W/T, और यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है P इक्वल्स टू F, और कोई है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर होती है 1 वाट, जूल पर सेकेंड को ही हम 1 वाट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, एक ये, इसका रिलेशन अर्क से, और 1 हॉर्स पावर की वैल्यू दोनों में डिफरेंशिएट, एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी के डेफिनेशन के साथ उसकी एसआई यूनिट, वाट आवर, किलो वाट आवर।
डेफिनेशन पे जाएंगे तो बहुत इजी डेफिनेशन है। 1 watt-hour इज द एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 watt इन 1 hour। 1 watt का सोर्स हो, 1 hour अगर चलेगा तो जो एनर्जी लूज करेगा वो 1 watt-hour कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट में आते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कोई भी बॉडी हमारे पास जो भी होती है, ठीक, कोई भी बॉडी होती है जब रेस्ट में होती है और किसी हाइट पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है। ठीक है, ठीक, और इसकी फॉर्मूला होता है U = mg। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी व्हेन इन ए स्टेट ऑफ मोशन, तो इसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास एक जो ये रिलेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास लिखा होता है, इसको अगर हम देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको 1 मिनट रफ कर देते हैं। इससे एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी रिलेशन को देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, कोई यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है P² = K × 2m। अगर हम इसकी वैल्यू जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हम क्या कर दें, काइनेटिक एनर्जी अगर हम सेम रख दें, दो ए और बी दो बॉडी ले लें, ए और बी दो बॉडी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर उसमें हम मास बढ़ाएंगे, एक मास रख दें 4 और एक मास रख दें हम 2, तो हमारे पास आपको पता है मोमेंटम ज्यादा किसका होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, तो हमारे पास जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, आपको ये याद रखना है। और दूसरा एक और चीज इसी में और आती है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, कि अगर किसी बॉडी में हम क्या कर दें, मोमेंटम सेम कर दें, क्या कर दें, K = यहाँ पर P² / 2m, मोमेंटम अगर सेम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसका वेट कम होगा। ठीक, तो यहां से हमको समझ में आया काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा, जिसका वेट कम होगा। ठीक, ये आपको लर्न करना है दोनों डेफिनेशन के साथ में, ये जो लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द मोमेंटम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होता है, स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वही होता है हमारे पास वर्क डन, या वर्क एनर्जी थ्योरम यहीं से रिलेट करती है। ठीक, इसीलिए हमारे पास ये जो एक रिलेशन बनता है, इसमें ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास जितनी, अगर यहाँ पर हाइट आएंगे तो यहाँ पर होगी मैक्सिमम हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर होगी हमारे पास सबसे ज्यादा क्या, काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। और ये दोनों का सम हमेशा सब कहीं बराबर रहता है, टोटल एनर्जी हमेशा बराबर रहती है। अगर हमें मान लीजिए कि अभी इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे तब इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 50 आ रही है और यहाँ आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू भी 50 ही आएगी, और उसमें अगर मास गिवन होगा तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अभी ये रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, बाकी नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे पास एक ग्राफ भी वैसे ही यही बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट पेन ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है।
सेम चीज अगर हम देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी लगता है। ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है इसमें भी यहाँ पर जो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ठीक। और इन दोनों का सम हमेशा इक्वल रहता है। ये हमारे पास सेकंड चैप्टर, इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर थर्ड में। ठीक, चैप्टर नंबर थर्ड में मशीन है। मशीन में हमारे पास सिंपल से मशीन की डेफिनेशन पढ़नी है और आपको पढ़नी है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। यहीं से एक और रिलेशन बनता है हमारे पास क्या, जो आपको याद रखना है, आगे एग्जाम में काम आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू होता है एफर्ट आर्म अपॉन में लोड आर्म। ये रिलेशन भी हमारे पास बहुत आता है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे जब न्यूमेरिकल, तब ये देखिएगा कैसे यूज होता है। अभी स्टार्ट नेक्स्ट में आते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द लोड, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों में ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, तो चाहे आप जो एक कोई लर्न कर सकते हैं और दोनों के आंसर से आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमारे पास है, ठीक, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट। सेम ये भी बराबर होते हैं, वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट दोनों इक्वल होते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट अपॉन में वर्क इनपुट। प्रिंसिपल ऑफ मशीन हमें पता है कि जितनी हम एनर्जी देंगे उतनी हमारे पास वर्क हमको मिलेगा, तो आउटपुट एनर्जी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी होता है। आइडियल मशीन होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, बट एक्चुअल में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड आइडियल होती है। अरे भैया ये क्या बोल दिया। चलो आगे पढ़ते हैं। रिलेशनशिप इट इज ना एफिशिएंसी। यहाँ से अगर हमारे पास ये रिलेशनशिप आपको लर्न करना है, इसके बाद लीवर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, एग्जाम्पल, ये पूरा सिलेबस से बाहर है, तो ये लीवर के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हम इसके बी पार्ट। ये कुछ नहीं आ रहा है तो आप परेशान ना होइए, छोड़ के जाइए और सिर्फ सी पार्ट पे आते हैं जहां पर आपको पढ़नी है पुली। पुली हमारे पास दो टाइप की होती है, एक फिक्स पुली होती है, एक मूवेबल पुली होती है, और फिर बाद में उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो पुली की डेफिनेशन लर्न करनी है। इसमें लोड और एफर्ट दोनों सेम होता है। जो फिक्स पुली सिंगल फिक्स पुली होती है, फिर भी हम इसका यूज करते हैं। इसका रीजन पूछा जाता है क्यों, रीजन बस छोटा सा है कि ये हमारे पास क्या करते हैं, हमको डायरेक्शन चेंज कर देती है, और यही हमारे लिए और कुछ नहीं करती। ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होती है, बट ये डायरेक्शन चेंज कर देती है, जो हमारे लिए इजी होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर जो आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन इसकी फिक्स नहीं होती है, और ये इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जैसे जैसे अगर हमारे पास एफर्ट हम मूव करेंगे डी, एफर्ट मूव करेंगे डिस्टेंस डी, तो जो लोड ये है ये मूव होगा सिर्फ कितना, डी बाई टू। जैसे अगर हम इसको मूव कर रहे हैं 12 मीटर, तो ये हमारे पास मूव होगा लोड सिर्फ 6 मीटर। ठीक है, चलिए बाकी आप न्यूमेरिकल के टाइम पे ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वी आर और एम ए और वी आर, और इसमें सिंगल मूवेबल पुली में हमारे पास एम ए इक्वल्स टू 2 होता है, एफर्ट लोड बाई 2 अभी जस्ट मैंने बताया है। नेक्स्ट वी आर भी इसमें 2 ही होता है, सिंगल मूवेबल पुली, और सेम यहाँ पर इसके लिए भी यही चीजें 2 होती हैं जो हमारे पास सिंगल मूवेबल पुली और सिंगल फिक्स पुली। जब कॉम्बिनेशन आता है पुलिस का, तो यूजिंग फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली, एक पुली फिक्स कर दी जाती है और बाकी सारी मूव कर दी जाती है। तो यहाँ सिंपल सा एक फॉर्मूला बनता है, एम ए की वैल्यू होती है 2 की पावर n, आपको ये याद रखना है। और साथ में याद रखना है वी आर की पावर होती है 2 इन पावर n, और इसका भी एफिशिएंसी 100% आता है। ठीक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्लॉक वाली पुली, और हम सिर्फ उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक, ये हमारे पास आ गए हैं टैकल।
अब इसमें आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पुली जितनी ऊपर होंगी उतनी नीचे हो सकती हैं, या उससे कम होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। ऊपर वाली पुली से हमेशा नीचे की वैल्यू या तो इक्वल होगी या तो उससे कम होगी। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट, इसमें जितनी नंबर ऑफ पुलिस होते हैं उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जैसे यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 4। फर्स्ट वाले में 5 और सेकंड वाले में 4। नंबर पुलिस काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, E इज इक्वल्स टू लोड अपॉन नंबर ऑफ पुलिस। ठीक, और यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू होती है n, और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू होती है n। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि अगर ये मूवेबल पुली का वेट हम बढ़ा देते हैं तो वीआर में कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है? इसका आंसर है वेलोसिटी रेशियो में वेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जो आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ पुली ऑन एमए एंड वीआर एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी पे होता है, मैकेनिकल एडवांटेज पे भी हो सकता है, बट वेलोसिटी रेशियो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास, बस अब हमारे पास क्वेश्चंस इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर, चलिए चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और कौन कौन से नहीं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स। जो डेफिनेशन आपको करनी है बता चुके हैं, ये आपको लर्न करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन एक ये हो गया, और एक है हमारे पास, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई सीजीएस में मोमेंट ऑफ फोर्स, जो बता चुके हैं। न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास बस ये हमारे पास रिलेशनशिप। और नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, डिफाइन अ किलोवाट, लर्न करना है। द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इज सर्कुलर ऑर्बिट, व्हाट इज वर्क डन। सेम क्वेश्चन, कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है घूम फिर के जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इज इक्वल्स टू एफ, कितना भी हो यहाँ जीरो, तो वर्क डन हो जाता है जीरो। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक, ये लीवर का क्वेश्चन है, आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट में हमारे पास गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, ये पूरा आपको लर्न करना है। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता है कि केमिकल एनर्जी सेल से चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर बहुत सुनते हैं आप लोग। ठीक है, अब आते हैं, ठीक, यहाँ एक रिलेशन हमें याद रखना है, हमने पढ़ा है क्या, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो यहाँ से अगर P1 हम निकालें तो क्या हो जाता है, W अपॉन T1। अगर वर्क डन दोनों में सेम हो, वर्क दोनों में सेम हो, तो और P2 की वैल्यू हो जाएगी क्या, W अपॉन T2। जब इसका रिलेशन निकलेगा तो हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू W अपॉन T1, और यहाँ पर हो जाएगा W और ये T2 पलट कर चला जाएगा ऊपर, तो W से W कैंसिल, तो आ जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, और यहीं से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक क्रेन है जो हैवी लोड 5 सेकंड में उठा रही है, दूसरा है जो 2 सेकंड में कर रही है। तो इनके दोनों के बीच का अगर हम निकालेंगे पावर का रेशियो, तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5। ठीक, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट शुड द ऑब्जेक्ट फ्रंट ये कॉन्वेक्स अपीयरिंग, नहीं। बस नेक्स्ट में आते हैं, वैक्यूम नहीं,
ठीक, ये भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेटालिक। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया है जो हमने पढ़ा था, क्या जो अभी आपको मैंने बताया था, क्या कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास है 100 ग्राम और वो डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम द मीन पोजीशन ए टू एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये ग्राम में है और ये मीटर में है, तो हम पहले इस 200 ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो 200 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.2 kg। ठीक है, और ये कितना मीटर अब जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे U इज इक्वल्स टू एम जी एच, क्योंकि मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में हमें मिलता है मैक्सिमम, या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो यहाँ से हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 5 या 10। ठीक, हमारे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक, ये हमारे पास, ठीक, किलोग्राम पर, ये हमारे पास न्यूटन, 10 न्यूटन ही हो गई। द व्हाट इज द टोटल एनर्जी पॉइंट सी, सी पे हो चाहे ए पे हो, इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, यहाँ पर भी कितनी रहेगी 10। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब पोजीशन व्हेन द रिलेटेड रिलीज फ्रॉम द बी, अगर हमसे यहाँ से रिलीज करेंगे तो ए पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही रहेगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 10 इज इक्वल्स टू हाफ, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 और वी स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट हटाया, एक जीरो यहाँ पड़ा है, 2 से 2 कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास 100 और तो वी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देर है, अगर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले क्लियर भी किया था। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे आ नहीं रहा है, मगर इसमें अगर हम बता दें एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे वर्क नहीं करते हैं। हाउ डज द सेंटीपिटल डिफर, एक होता है टुवर्ड्स द सेंटर और एक होता है अवे द सेंटर, बस इतना सा। और सेंटीपिटल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं, क्योंकि रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी पे वर्क नहीं करता है। और कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल, इन दोनों का रेशियो होता है 1:1। ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पुलिस हैव द वेलोसिटी रेशियो अगर 4 होगा, ड्रॉ द नीट डायग्राम, वो आप कर लेंगे। व्हाट इज द विल बी द वी आर इफ द वेट ऑफ द मूवेबल ब्लॉक इज डबल, हमारे पास क्या हो जाएगा अगर वी आर, अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी मैंने जस्ट बताया था कि वी आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं जो इस इन चैप्टर से आया हुआ, वैसे एक यूनिट में से आ चुका है क्वेश्चन, तो फिर भी चेक कर लेते हैं। नो, नो स्टेबल डीसी मोटर, नो, नो। ठीक, और 2020 का हो गया, अब आते हैं 2019। सबसे पहले ये आ रहा है लीवर पे क्वेश्चन, छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट में टू बॉडीज काइनेटिक है मासेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। टू बॉडीज ए और बी, दो बॉडी दे रखी है, उनके मास का रेशियो 5:1 है और काइनेटिक एनर्जी आर इन द रेशियो 125। तो अगर हम K1 इज इक्वल्स टू देखें, K1 इज इक्वल्स टू हाफ m1 v स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू हाफ m2 v स्क्वायर। जो रेशियो रखना है तो हमारे पास इन्हीं दोनों का अगर रेशियो रख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू m1 अपॉन m2 की वैल्यू दे रखी है 5/1, और हमें इनकी वैल्यू v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v1 और v2 की फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 125/9 इज इक्वल्स टू 5/1, 5 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 25, और यहाँ पर है v1 स्क्वायर या v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से आया v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25/9।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 5/9, ये हो गया इनकी वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हो गया, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरी। ठीक है, पता है एनर्जी कैलोरी, ये तो हमारे पास हीट चैप्टर से रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं डिफाइन कपल, डेफिनेशन बताई थी इंपॉर्टेंट है, वो आ गई। ठीक है, डिफाइन एसआई कपल के SI यूनिट न्यूटन मीटर ही होती है। नेक्स्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे रखा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें इफ द लेंस 9 पॉसिबल, ठीक नहीं, कोई नहीं, ठीक। एक ये क्वेश्चन आया है, बॉडी ऑफ मास 10 kg kept in a height of 5 मीटर allowed to fall and reach the ground। एक बॉडी है, उसका मास कितना दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक, और क्या दे रखा है, h की वैल्यू दे रखी है 5, g हमारे पास दे रखा है 10। अगर हम यहाँ से u की वैल्यू निकालें तो ये होगा हमारे पास कितना, 10 × 5 × g की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया 100, और ये हो गया 500। ठीक, हमसे कुछ पूछा गया व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी possessed बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर assuming its frictionless medium। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अगर कोई बॉडी है तो जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये 500 आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे इसका भी आंसर कितना होगा 500, और तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी इतनी ही होगी सेम। तो ये सबका आंसर हो गया हमारे पास 500, क्योंकि यहाँ पर जितनी काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल, हमेशा इन दोनों का सम इक्वल रहता है। तो जितनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा ऊपर जो थी उतनी ही रहेगी, चाहे 2 मीटर हाइट हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगी, बट उनका जो सम आएगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, और ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है फिर से फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर ये दे रखा है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ये 30, ये 40। हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, F1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू D2। तो यहाँ से हम पहले इस साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 40, वैल्यू देखेंगे डिस्टेंस कितना है 25, 30 - 5 इज इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट में आते हैं, हमें डिस्टेंस तो पता है 30 से, अगर 100 से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70, बट हमें लोड नहीं पता है, तो लोड की जगह हम लिख लेते हैं F2 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ व्हाट इज द मीटर स्केलर वेट, सॉरी 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 सॉरी, चलो यहाँ ये फिर से क्वेश्चन आया हमारे पास जिसकी हमें वैल्यू पता है क्या, यहाँ से अगर ये लगा हुआ है 30 पे, तो इसका जो इस साइड पे ये टोटल तो है 100 सेंटीमीटर, बट हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कहाँ पर वर्क करेगा 50 पर, कहाँ पर वर्क करेगा 50 पर। तो यहाँ से इसका हम जब फॉर्मूला लगाएंगे F1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू F2 इंटू D2, तो जब ये सॉल्व करेंगे 40 इंटू 25 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास डिस्टेंस है 30 - 5 25, और ये 30 - 50 या 50 - 30 इज इक्वल्स टू 20। F2 हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 20, 0 से 1 0 कैंसिल, या 20 से ये 2 टाइम्स में, तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई कितनी 50 न्यूटन। ठीक है, यही है उसका वेट हो जाएगा, यही जो है हमारा वो वेट हो जाएगा किसका, मीटर स्केल का। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, दोनों ऑप्शन में आपको करेक्ट चूज करना है। आप ये सिंपल से समझिए कि अगर हम ये वेट इस साइड बढ़ा दें, इस साइड पे बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा, ये तो अपनी जगह पर रहेगा ना,
अगर ये इस साइड बढ़ा तो इस साइड पे फोर्स भी ज्यादा हो गया, तो हमें इसे फिक्स करने के लिए इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा करनी होगी, तो इसलिए फलक्रम हमें जीरो साइड पे सेट करना पड़ेगा। ठीक, इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम दिया है, कॉपी द डायग्राम और मार्क द टेंशन। हर जगह पर टेंशन ही टेंशन है, तो जहां भी टेंशन दिखे वहां टेंशन लगा दो। एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ और एक टेंशन यहाँ। ठीक, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द, इसके वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है 2। ठीक, स्ट्रिंग टी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टी एंड ई। टी और ई दोनों इक्वल होंगे। ठीक, इफ द फ्री एंड स्ट्रिंग मूव्स फ्रॉम द डिस्टेंस x, अगर ये x मूव करेगी तो ये कितना डिस्टेंस मूव करेगी, x बाय 2, जस्ट आधा। या अगर ये हमारे पास x मूव करेगा तो ये उसका जस्ट आधा मूव करेगा, x बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बड़ा ना हो रहा हो, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना और बचा हुआ है जल्दी से। ऑब्जर्वेशन, मार्च, डिस्टेंस ये तो है नहीं, पेंडुलम फ्रीक्वेंसी ये भी नहीं है। ठीक, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं। अब आते हैं 18 के पेपर। सबसे पहला ही आया है क्वेश्चन हमारे पास पावर का। ठीक, यूनिट ऑफ हॉर्स पावर को हमें बताया था कितना होता है, 746 वाला, वो लिखना हुआ है। ठीक, फिर ये हमारे पास नहीं आ रहा है, लीवर वाला क्वेश्चन नहीं है, विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन, इसको भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द रेशियो नहीं है, नहीं है ये भी। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा टफ है कितना इजी। नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, 2 और k की जगह लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, और डिवाइड में क्या है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या है हमारे पास मास। मास क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका आंसर क्या है, कौन सी फिजिकल यूनिट मिल रही है हमको, किलोग्राम। बस सॉल्व। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, फालतू में डर लगे रहते हैं सारे बच्चे बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्कैटरिंग भी नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और टेम्परेचर डिग्री ठीक है, नहीं। देख लेते हैं ये क्या था, ठीक ये नहीं। ठीक, एक ये रिलेशन आया एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ये आपको करना है। फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट थीटा, मैक्सिमम पॉजिटिव फोर्स कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स से बता चुके हैं आपको। फिर यहाँ पर सिंपल सा हाफ मीटर की है, तो यहाँ से डिस्टेंस हमको दे रखे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सा है। विच ऑफ द टू फोर्स एक्टिंग द रिजिड बॉडी कॉजेस क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज करेगा और ये करेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला जो है फोर्स ये क्लॉकवाइज कर रहा है, और इन दोनों की वैल्यू इस इक्विलिब्रियम में है या नहीं चेक कर लेते हैं। 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12, ये भी 120 इज इक्वल्स टू 120, यस ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक, और क्या है क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज रिवर्स, अगर इसको रिवर्स कर देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड पे हमें तो टोटल हो जाएगा 120 प्लस 120, क्योंकि ये भी डायरेक्शन अब किस साइड में हो गई, जस्ट रिवर्स, और जब रिवर्स हो गई तो ये मिल गया हमारे पास क्लॉकवाइज। क्लॉक देखिए ना ऐसे ही चलती है, तो ये कितना हो गया 250। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ टैकल पुली सिस्टम एंड द रेशियो ऑफ द 3, अगर ये 3 है तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर कैसे बनेंगे, 1 2 यहाँ पे रहेंगी और तीसरी यहाँ पर रहेंगी। ठीक, ठीक, द पुली सिस्टम ड्रॉन लिफ्ट 150 व्हेन द एफर्ट इज 60 न्यूटन इज अप्लाइड, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपका न्यूमेरिकल है, ये करना है। इफ द अबव पुली सिस्टम इज आइडियल मशीन और नॉट,
चल ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आओ जल्दी से। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, इसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं। ठीक है, लास्ट पेपर देखते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास, अब ब्रास बॉल हैंगिंग फ्रॉम द स्टिक फ्रॉम द स्टेबल डायग्राम। ठीक है, ब्रास बॉल कॉटन थ्रेड। ठीक, ब्रास बॉल अगर हैंग कर रहे हैं यहाँ से कॉटन थ्रेड से, तो ये टेंशन हो यहाँ रहेगा और लोड नीचे, बस जस्ट अपोजिट रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही हमारे पास कम हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, डबल कर देंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा उसका 1/4, क्योंकि होता है जी इज इक्वल टू 1/r² प्रोपोर्शनल। यहाँ से अगर ये डबल कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन, जितना ज़्यादा बड़ा आर्म उतना ही कम एफर्ट। ठीक है, हीट कैपेसिटी मैकेनिकली ड्रॉइंग से लीवर आ नहीं रहा है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट 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 जल्दी, बहुत बड़ा वीडियो लग रहा होगा है। हाउ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लास्ट पेपर और। हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग्स, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ठीक, इसमें का कोई नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूलर हॉरिजॉन्टल, इसका हमें डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बहुत सिंपल सा है, हाफ मीटर है तो यहाँ पर ये भी अभी आना होता है, ये 0, ये 50, और हमारे पास नाइफ एज है 29 पे, यहाँ पर है 29 पे। ठीक, वेट ऑफ 20 GF सस्पेंडेड फ्रॉम एन। अगर ये 29 पे है तो ऑब्वियस सी बात है, इस साइड पे तो अपने आप ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 25 पे लग रहा होगा, तो वेट हमारा लगेगा इस साइड पे 20 GF का। ठीक है, 1 एंड पे यहाँ से जो डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 29 इज इक्वल्स टू कितना, 21। यहाँ से डिस्टेंस हो गया 21 और यहाँ से हो गया डिस्टेंस 4। ठीक, अब सॉल्व करेंगे अगर हम, 21 इंटू 20 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू, और हमें फोर्स तो फाइंड करना है, तो 4 ये कैंसिल हो गया, कितने 5 टाइम्स, तो F2 की वैल्यू आ गई कितना, 105। ठीक, व्हाट इज द वेट, वेट यही हो गया जो हमारे पास आ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं। Use single fixed pulley lift to reach some height, another require use single movable pulley lift at the same height. Compare the effort applied by them. Give a reason to support some height. अगर ये लगा रहा है सिंगल फिक्स पुली में तो उसको इतना ही वेट, इतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट सेम टू द लोड सेम हाइट, कंपेयर द एफर्ट, तो ये हमारे पास एफर्ट उसका हाफ हो जाएगा। ठीक, दोनों का 1/2। ठीक, सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज होती है तो फिर इसमें एक्सेलरेशन होता है, बट स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसमें स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, VR4 है 150, ये सब पे करना है आपको बस। अब लास्ट में आते हैं, देख लेते हैं कोई और चैप्टर का न्यूमेरिकल बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, लाउडनेस कोई नहीं, कोई नहीं है। ठीक, चलिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए इसको अब यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।